यस, लेक्चर 2 ऑफ इंडिया 16 समरी। आज के लेक्चर में हमने कवर किया है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, खुद ने एसेट बनाया है, तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, शेयर इन कॉमन एक्सपेंस ऑन रीजनेबल बेसिस। जैसे अगर कोई मशीनरी यूज़ हो रही है, दो अलग अलग फैक्ट्री की साइट और एक ऑफिस की बिल्डिंग बन रही है, तो जितने मंथ्स जहाँ पे यूज़ हुई उतने मंथ्स का डेप्रीसिएशन डाल देना। कोई जनरल एक्सपेंसेस ऐड मत कर देना। लेकिन कोई इंटरनल प्रॉफिट है, एक साइड से दूसरे साइड पे अगर हम लोगों ने कोई मटेरियल ट्रांसफ़र किया है तो वो कॉस्ट पे ट्रांसफ़र करना, उसमें प्रॉफिट मत ऐड कर देना। इंटरनल प्रॉफिट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कोई एबनॉर्मल लॉसेस अगर हो गया, कंस्ट्रक्शन करते समय रॉन्ग प्लानिंग हो गई जिसके वजह से थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया था उसको तोड़ना पड़ा, तो मटेरियल स्पॉइल हो गया, या लेबर आइडल बैठे और हमको पेमेंट करना पड़ा, तो ये सब एबनॉर्मल लॉसेस है, ये एसेट के साथ ऐड मत करना, ये पीएनएल में डेबिट कर देना। सो एबनॉर्मल लॉसेस इफ एनी शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड एंड शुड बी रिटर्न ऑफ टू पीएनएल। ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट के बारे में आज मैंने बताया था। जब लेक्चर में हम करते तो बहुत डिटेल में करते थे, ये तो एक छोटा सा रिकैप है। फिर उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ एसेट समझाया था। एक्सचेंज ऑफ एसेट में फिर से वही स्टोरी, कमर्शियल सब्सटेंस है तो एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं है तो एसेट एक्वायर्ड विल बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट, बुक वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। जब भी कमर्शियल सब्सटेंस होता है तो फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट, कमिंग इनकमिंग एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता तो एक्सचेंज विल बी एट द बुक वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। वो जो आउटगोइंग एसेट है उसी की बुक वैल्यू इनकमिंग एसेट को चिपका देना है। इंडियस 40 में भी ये समझाया हुआ है। अगर हायर परचेज सिस्टम डिफर्ड पेमेंट पे कोई एसेट खरीदा है तो फ्यूचर डेट को जो भी पेमेंट करेंगे उसमें से इंटरेस्ट हटाओ, क्योंकि इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। इंटरेस्ट हटाने के बाद जो प्राइस आएगी उसको बोलते हैं कैश प्राइस। वो प्राइस जिसमें हम लोग कैश दे के जो प्राइस में खरीद सकते हैं, कैश प्राइस, वो एसेट का कॉस्ट होगा, वो एसेट का कॉस्ट होगा। इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा। अगर कभी इंटरेस्ट के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया हो और बोला बस फ्यूचर डेट को पेमेंट कर दो, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो इंडियस बोलता है हम मानते ही नहीं है। अगर फ्यूचर डेट को पेमेंट हो रहा है तो इंटरेस्ट की रेट भले ही नहीं दी हो, सप्लायर ये नहीं बोल रहा हो कि इंटरेस्ट है, फिर भी वो प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे वो प्राइस को डिस्काउंट करो और इंटरेस्ट हटाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो एसेट की कॉस्ट है। इफ प्रॉपर्टी प्लांट इन इज इक्विपमेंट इज एक्वायर्ड ऑन डिफर्ड क्रेडिट एंड नो इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एडिशनली, देन इट इज अज्यूम दैट द परचेज प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एंड वी नीड टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस निकालेंगे, जो मार्केट में इंटरेस्ट का रेट चल रहा है वो ले लो। फिर इंसिडेंटल इनकम, अगर मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैंने एक ज़मीन खरीदी थी फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग बनने में टाइम लगने वाला है, तो वो ज़मीन का मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पार्किंग के लिए पेन पार्क शुरू कर दिया है। तो वहाँ से जो इनकम आएगी वो फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करना है, इसका कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग एक्टिविटी है। फैक्ट्री में तो गुड्स प्रोड्यूस करूँगा, फैक्ट्री उसके लिए बनेगी, ये अलग एक्टिविटी है। तो ये टेम्पररी जो इनकम आ रही है ये पीएनएल के क्रेडिट में जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री को रिड्यूस मत कर देना तुम, इंसिडेंटल इनकम बोलते हैं। और अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुमने ऑपरेटिंग लीज पे ले रखी है, तो ऑपरेटिंग लीज पे ले रखी है तो तुम्हारा ही एसेट है। अगर तुमने इमीडिएट पेमेंट कैश में देके खरीदा होगा तो वो इमीडिएट पेमेंट वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर लो। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में अगर लिया होगा ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का प्रिंसिपल एक्वायर कर लेना। सो जो भी तरीके से तुमने एक्वायर किए इंडिया 16 के प्रोविजंस में दे रखा है, हाउ टू रिकॉर्ड द एक्विजिशन कॉस्ट, बस वो प्राइस पे लिख दो, क्योंकि तुम तो भाड़े पे दे रहे हो, ऑपरेटिंग लीज पे, तुमको तो भाड़ा मिलेगा, एसेट तो अपना ही है। तो जो तरीके से एक्वायर किया एक्विजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई करना। लेकिन अगर एक्वायर हमने किया है फाइनेंस लीज पे, इफ टेकन ऑन फाइनेंस लीज, तो फिर क्या करना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, जो भी लीज पेमेंट करने वाले हैं ना उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और फेयर वैल्यू, ये दोनों में से विच एवर इज लोअर जो होगा वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लीज वाला एसेट रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है ना। सो आज मैंने यहीं तक कवर किया था और इससे अपना इनिशियल रिकॉग्निशन पूरा कवर हो जाता है। अगले लेक्चर में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कराऊंगा और उसका समरी मैं तुमको बना के दूंगा। चलो आज का समरी इधर ही ख़त्म। थैंक यू।